जय श्री राम दोस्तों, मैं टिकमचंद चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री के अपने यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता। अभी तक अपन ने जो 3 क्लासें पढ़ी है उसमें अपन ने कालीबंगा सभ्यता का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। उसके बाद में अपन ने थोड़ा बहुत कालीबंगा सभ्यता में कुछ इतिहासकारों के क्या वक्तव्य है वो पढ़े हैं। इसके बाद अपन ने पढ़ा है कालीबंगा का जो पश्चिमी भाग है जिसको अपन KLB फर्स्ट या कालीबंगा प्रथम कहते हैं, जिसका दूसरा नाम गढ़ी या दुर्ग भी कहते हैं, जिसको अपन सिटाडेल क्षेत्र भी कहते हैं, उसका अध्ययन किया था अपने पिछली क्लास में। अब जो अपनी जो क्लास होगी उसमें अपन अध्ययन करेंगे आपके पूर्वी भाग का, कालीबंगा का जो पूर्वी नगरीय क्षेत्र है जिसको निचला नगर कहते हैं, जिसको अपन KLB2 या कालीबंगा द्वितीय भी कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं उसमें क्या है, क्या कौन कौन सी कैसी कैसी संरचनाएं मिली है, यहाँ पर कुछ विशिष्ट अवशेष भी मिले हैं, उनके बारे में एक एक करके उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए अपन पढ़ रहे हैं कालीबंगा का जो पूर्वी भाग है, तो मैं पूर्वी भाग का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देता हूं। पूर्वी भाग मैंने कई बार बताया है, पूर्वी भाग का नगर नियोजन मोहनजोदड़ो के समान ही नजर आता है। वही आयताकार संरचनाएं, आयताकार भाग में बटा हुआ यह शहर और समकोण पर काटती हुई सड़कें और आवासीय क्षेत्र दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इस क्षेत्र को भी मैंने बताया, इसको भी किससे घेरा गया था? सुरक्षा दीवार से घेरा गया था। जिस प्रकार अपन ने पश्चिमी टीले की बात की थी उसको तो 2 भागों में बांटा गया था और सुरक्षा दीवार से घेरा गया था। ये पूरे के पूरे भाग को एक सुरक्षा दीवार से घेरा गया था। मैंने बताया पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग के बीच में रिक्त स्थान देखा गया है। क्या देखा गया है? रिक्त स्थान देखा गया है। इसको देखो, इसके क्या नाम दिए गए हैं, नाम की बात करता हूं तो इसको अपन कहते हैं KLB2 यानी कालीबंगा सेकंड के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, इसको सामान्यतः कौन सा भाग है आपका? कालीबंगा का पूर्वी भाग है। ठीक है, या पूर्वी टीला जिसको कहते हो आप, पूर्वी टीला। ठीक है, जिसको अपन कहते हैं निचला नगर, निचला नगर, जो कि आकार या क्षेत्रफल में पूर्वी भाग से बड़ा था। सॉरी, आकार क्षेत्र में पश्चिमी भाग से बड़ा था, बल्कि उससे थोड़ा नीचे की तरफ स्थित था, इसलिए इसको क्या कहा गया? निचला नगर कहा गया। तो मैं कह सकता हूं कि इसको KLB2 कालीबंगा द्वितीय कहते हैं और इसे निचला नगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निचला नगर। ठीक है, अब जब इसकी बात करते हैं तो निचले नगर को चारों ओर से कच्ची ईंटों से बनी दीवार से घेरा गया था। तो इस भाग को कच्ची ईंटों से बनी सुरक्षा दीवार से घेरा गया। ठीक है, किससे घेरा गया था? कच्ची ईंटों से बनी सुरक्षा दीवार से घेरा गया था। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अंदर मैं बात करता हूं भवनों की। तो इसका जो नगर नियोजन है और भवन है वो लगभग मोहनजोदड़ो की समान ही दिखाई देते हैं और वैसी संरचनाएं, लेकिन यहाँ की मैंने पहले बताइए कालीबंगा में भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करने के कारण कालीबंगा को दीनहीन बस्ती या अपन गरीब बस्ती के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रख लेना। यहां के भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। इसी कारण कालीबंगा को दीनहीन बस्ती क्या कहते हैं? दीनहीन बस्ती कहते हैं। ठीक है, कालीबंगा में जो कि भवन बनाए गए थे उन भवनों का निर्माण किससे किया गया था? कच्ची ईंटों से किया गया था। ठीक है,
अब कच्ची ईंटों से प्रयोग किए जाने के कारण ये माना जाता है कि संभवतः ये बस्ती इतनी धनवान नहीं थी, दीनहीन थी, यानी गरीब बस्ती थी, इसी कारण यहाँ पर कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया गया। अब देखिए यहाँ पर फिर पक्की ईंटों का इस्तेमाल किसमें किया गया, तो यहाँ पर पक्की ईंटों का इस्तेमाल केवल और केवल मुख्यतः 4 या 5 संरचनाओं में किया गया है। एक तो नाली व्यवस्था में, शौचालय, नाली व्यवस्था, शौचालय, इसके अलावा यहां पर भट्टियों में और कुओं में। ठीक है, मुख्यतः 4 चीजें थी। नाली व्यवस्था, ठीक है, पक्की ईंटों से बनाई गई, लेकिन यहां पर सुस्पष्ट नाली व्यवस्था के प्रमाण अपन को नहीं मिलते हैं, उसके बारे में अब अलग से डिस्कस करूंगा। शौचालय पक्की ईंटों से बनाए गए, भट्टियां और कुओं का निर्माण किससे किया गया, पक्की ईंटों से किया गया था, बल्कि भवनों का निर्माण किससे किया था, कच्ची ईंटों से किया गया था। इसी कारण इसको दीनहीन बस्ती कहते हैं। क्योंकि देखो पक्की ईंटों का इस्तेमाल इनमें क्यों किया गया, क्योंकि जो कि पानी की व्यवस्था है, जो कि लिक्विड आता है, लिक्विड वाली व्यवस्था थी, इस कारण इनको कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करते तो वो तो खंडित हो जाती, बिखर जाती। ऐसे में इन जगहों पर क्या किया गया, पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया। कालीबंगा के एक भवन की तो खास विशेषता यह देखी गई कि जो भवन का फर्श था वो अलंकृत ईंटों से क्या किया गया था, बनाया गया था। ऐसा मात्र उदाहरण पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में केवल और केवल कालीबंगा से मिलता है कि किसी घर से फर्श निर्माण में अलंकृत ईंटों का इस्तेमाल किया गया। और वो अलंकृत ईंटें भी कैसी थी, उन पर किस प्रकार की आकृति उकेरी गई थी, तो वो था प्रतिच्छेदी व्रत। कैसा व्रत, प्रतिच्छेदी व्रत। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, कालीबंगा के एक भवन से अलंकृत ईंटों से बना फर्श प्राप्त हुआ। किससे, कालीबंगा जो एक भवन था उसका जो फर्श था, कालीबंगा के एक भवन से अलंकृत ईंटों से बना एक फर्श प्राप्त हुआ है। कैसा, अलंकृत ईंटों से फर्श प्राप्त हुआ है। और वो अलंकृत ईंटें कैसी थी, यहां प्राप्त ईंटों पर प्रतिच्छेदी व्रत देखा गया। किस प्रकार की आकृति खोदी गई थी, प्रतिच्छेदी व्रत। मैं फिर बता देता हूं, प्रतिच्छेदी जैसे ये कोई ईंट है, ठीक है, इस ईंट के ऊपर इस प्रकार प्रतिच्छेदी व्रत खींचे गए थे। ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए, एक दूसरे को काटते हुए सर्कल, इस प्रकार की ईंटें कालीबंगा के एक मकान के फर्श में देखी गई। ऐसा उदाहरण पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में और कहीं से नहीं मिला, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, यानी सीधा क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जहां पर फर्श में अलंकृत ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। जो अलंकृत ईंटें इस्तेमाल की गई है उन पर किस प्रकार की आकृति है, तो वो चीज ध्यान रखना, प्रतिच्छेदी व्रत है। ठीक है, तो ऐसा उदाहरण, ऐसी अलंकृत ईंटें सिंधु घाटी सभ्यता में और कहीं से नहीं मिलती। ठीक है, तो इस प्रकार ये दो महत्वपूर्ण फैक्ट है। एक तो कालीबंगा के एक भवन से अलंकृत ईंटों का इस्तेमाल किया गया फर्श में, और वो ईंटों पर जो चित्र किया गया है वो कैसा है, अलंकृत व्रत। ठीक है, यानी सॉरी प्रतिच्छेदी व्रत।
जो एक दूसरे को व्रत क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। और ये अलंकृत ईंटों का ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता में और कहीं से भी प्रमाण नहीं मिलता है। यहाँ पर भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। कच्ची ईंटों के प्रयोग के कारण कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहते हैं। पक्की ईंटों केवल नाली व्यवस्था, शौचालय, भट्टियों और कुओं में इस्तेमाल की गई नजर आती है। अब यहाँ पर जब मैं नाली व्यवस्था की बात करता हूं तो ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में सभी शहरों से नाली व्यवस्था के सुव्यवस्थित प्रमाण नजर आते हैं, लेकिन कालीबंगा में जो कि निचला नगर है उसमें सुव्यवस्थित नाली व्यवस्था के प्रमाण स्पष्ट रूप से नजर नहीं आते हैं। हाँ, सीताडेल क्षेत्र है जो का पश्चिमी इलाका था, जो दुर्गिया गढ़ी था, उसमें जरूर सुव्यवस्थित नाली व्यवस्था थी, लेकिन निचले शहर में क्या थी, सुव्यवस्थित नाली व्यवस्था के प्रमाण नजर नहीं आते हैं। यहां से लकड़ी की नालियों के भी प्रमाण अपन को नजर आते हैं, जो विश्व में एकमात्र उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो ये दो चीजें और ध्यान रखना, पहले एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे नाली व्यवस्था के बारे में देखते हैं। यस, अब देखिए अपन पढ़ेंगे कालीबंगा की नाली व्यवस्था। ये तो थी कालीबंगा के नगर नियोजन में कुछ महत्वपूर्ण बातें, यहाँ के भवनों की कुछ बातें और ईंटों की कुछ बातें की अपन, ठीक है। नगर नियोजन में दो और बातें याद रख लेना आप, दो और बातें और लिख रहा हूं, फिर अपन नाली व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। एक बात तो ये कि यह नगर मोहनजोदड़ो के समान आयताकार आवासीय संरचना में बसाया गया था। कैसी संरचना में? आयताकार आवासीय संरचना में बसाया गया था, तथा यहां पर समकोण में काटती सड़कें, समकोण में काटती सड़कें मिली है, अर्थात यह नगर ग्रिड पैटर्न में बसा हुआ था, या जिसको अपन ग्रिड पैटर्न या पासा पद्धति कहते हैं, में बसा हुआ, ग्रिड पैटर्न या पासा पद्धति में बसा हुआ था, ठीक है। जालनुमा कुछ भी बोल सकते हैं इसको, जालनुमा पैटर्न या ग्रिड पैटर्न या पासा पद्धति में बसा हुआ था। क्यों? क्योंकि सड़कें इसमें क्या करती थी, समकोण पर काटती थी। एक मुख्य सड़क हुआ करती थी, फिर सहायक सड़कें हुआ करती थी, फिर गलियां हुआ करती थी। इस प्रकार यहाँ का क्या था, नगर नियोजन था। सेम मोहनजोदड़ो के समान ही यहाँ का नगर नियोजन था, क्योंकि आयताकारी आवास संरचनाएं देखी गई है। कहने का मतलब कैसे, यानी कि यह है तो इसमें देखा गया है कि सड़कें ऐसी थी, ठीक है, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इन पर यहां पर आवास बने हुए थे, ठीक है। इस प्रकार की संरचना पूरे इस निचले नगर में देखी गई है। अब बात करते हैं नाली व्यवस्था की। यहाँ की नाली व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है आपसे डिटेल से। भाई निम्न से कालीबंगा से मिली नाली व्यवस्था के बारे में कौन से कथन सत्य या असत्य हैं। तो पहली बात तो कालीबंगा के निचले शहर से, कालीबंगा के निचले शहर से सुव्यवस्थित नाली व्यवस्था के प्रमाण
नजर नहीं आते हैं। यहां पर सुव्यवस्थित नाली व्यवस्था का मतलब यह है कि यहां पर नालियां तो मिली हैं, वो भी पक्की ईंटों से निर्मित थी, लेकिन वो जिस प्रकार मोहनजोदड़ो में मिली है कि भाई मुख्य घर से एक नाली निकलती है, छोटी नाली, जो कि उसके घर के पीछे की दीवार से सटी हुई है, और सड़क के किनारे किनारे जाकर एक बड़ी नाली मिलती है, फिर वो नाली जाकर एक मुख्य नाली में मिलती है, और वो नाला बाहर जाकर, शहर के बाहर जाकर खाली करता है। इस प्रकार की व्यवस्था यहां से देखने को नहीं मिली। नालियां मिली, लेकिन वो व्यवस्था देखने को नहीं मिली जो कि मोहनजोदड़ो के शहर में देखने को मिलती है। ठीक है, ये इस कहानी यहां पर सुव्यवस्थित नाली व्यवस्था के प्रमाण केवल और केवल सिटाडेल क्षेत्र से मिले। सिटाडेल का मतलब निचले नगर से नहीं मिले, बल्कि सुव्यवस्थित नाली व्यवस्था के प्रमाण आपको किससे मिले हैं? दुर्ग या गढ़ी वाले भाग से मिले हैं। किससे मिले? दुर्ग या गढ़ी वाले भाग से। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर सुव्यवस्थित नाली व्यवस्था के प्रमाण कालीबंगा के पश्चिमी भाग यानी दुर्ग, गढ़ी या सिटाडेल जिसको बोलते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए सिटाडेल दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये चीज ध्यान रखना, दुर्ग, गढ़ी या सिटाडेल वाले भाग से मिली है। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें से क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि ये विशिष्ट पहचान है यहाँ की कि निचले शहर से सुव्यवस्थित नाली व्यवस्था के प्रमाण नहीं मिले हैं, बल्कि जो सिटाडेल वाला क्षेत्र है, जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है, जिसको दुर्ग, गढ़ी या सिटाडेल कहते हैं, या कालीबंगा प्रथम या केएलवी फर्स्ट कहा जाता है, उससे सुव्यवस्थित नाली व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं। तो ऐसे में आपको उल्टा करके कंफ्यूज कर सकता है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। और ध्यान रखना, यहां से एक विचित्र साक्ष्य भी मिला है। विचित्र साक्ष्य ऐसा है कि पूरे विश्व में ऐसा साक्ष्य कहीं से नहीं मिला है। बहुत सारी सभ्यताएं हैं, लेकिन विश्व में एकमात्र ऐसा साक्ष्य केवल और केवल कालीबंगा से मिला है। वो क्या है? वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो है लकड़ी की नालियों के प्रमाण। यानी इस समय का मनुष्य अपने स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए उसने क्या किया? नाली बनाने में लकड़ी का इस्तेमाल किया। अभी अपन वाले लोगों को देखो, नाली छोड़ो, अपन सड़क के ऊपर पानी खुला छोड़ते हैं, पूरा गंदा पानी है जो सड़कों के ऊपर जाता है। अपने सड़कों के ऊपर क्या अपने घर से बाहर कोई नाली व्यवस्था नहीं है, जो कि अपन इतने पढ़े लिखे सभ्यता से संबंधित है। अपने से अच्छे तो वो लोग थे जो इस समय इस प्रकार के अवेयरनेस रखते थे। स्वास्थ्य से संबंधित इतनी अवेयरनेस रखना एक वाकई में काबिलियत बात है, लेकिन अभी अपन इतने पढ़े लिखे लोग भी इस व्यवस्था से क्या है? दूर है। ठीक है, ये तो भला हो मोदी सरकार का, इसने स्वच्छता के प्रति जागरूक किया, नहीं तो वो पिछली वाली सरकारों ने तो वही कचरे में रखा है अपन को, और वापस कचरे में धकेलने के लिए जोरों जोरों से क्या कर रही है? आने की कोशिश कर रही है। लेकिन जरूर ध्यान रखिए, इस प्रकार की व्यवस्था में रहना है तो अब साफ आपको पता है कहां पर देना है। ठीक है, मैं उतनी बात नहीं करूंगा, पॉलिटिकल या राजनीतिक बात नहीं करूंगा। स्वच्छ रहने के लिए अपन को अपना, जब जितना अपन स्वच्छ रह सकेंगे उतना अपना मस्तिष्क भी स्वच्छ रह सकेगा। तो साफ सफाई से रहना, साफ सफाई से तो जानवर ही रहते हैं, वो तो दूर की बात है, अपन तो इंसान है। ऐसे में जरूर ध्यान रखिए कि आपका एक सही वोट पूरे भारत को स्वच्छ कर सकता है, और आपका एक गलत वोट पूरे भारत को गंदा कर सकता है। इसलिए ध्यान दे, महत्वपूर्ण पॉइंट तो यह है, वहां पर ध्यान नहीं दे कि यहां के लोगों ने क्या की? नाली व्यवस्था में लकड़ी की नालियां बनाई। यहां से लकड़ी की नालियों के प्रमाण लकड़ी की नालियों के प्रमाण मिले हैं। जो पूरे विश्व में
एकमात्र उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए लकड़ी की नालियां कहां से मिली है? कालीबंगा से मिली है। और कालीबंगा में निचले नगर में सुव्यवस्थित नाली व्यवस्था के प्रमाण नहीं है, लेकिन दुर्ग या गढ़वाली क्षेत्र में सुव्यवस्थित नाली व्यवस्था के प्रमाण देखे गए। अब देखिए यहां पर पानी को सोखने के लिए मैंने जिस प्रकार बताया था आपको, आहड़ में एक के ऊपर एक मटका रखकर जो व्यवस्था की गई थी, जिसको अपन सोखता गड्ढे कहते हैं, उसी प्रकार की व्यवस्था यहां पर की गई थी। तो मैं यहां लिख देता हूं, गंदे पानी को सोखने के लिए एक के ऊपर एक मृद भांड रखकर सोखता गड्ढा बनाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार जो गंदा पानी था उसको सोखने के लिए क्या किया गया था? एक के ऊपर एक मर्द भांड या बड़े भांड रखकर क्या किया था? सोखता गड्ढा बनाया गया था, ताकि पानी जमीन द्वारा सीधा सीधा सोख लिया जाए, वो जमीन में फैले नहीं, जमीन के ऊपर फैले नहीं। यह व्यवस्था किसने की थी? कालीबंगा के लोगों ने। ठीक है, और ऐसी व्यवस्था अब किसने कर दी है? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो ये चीजें जरूर ध्यान रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब आगे बात करेंगे अपन, और यहां से और किस प्रकार के प्रमाण अपन को दिखाई देते। एक बार स्क्रीनशॉट लो। यस, अब देखिए आगे, ये तो थी नाली व्यवस्था। अब पढ़ेंगे अपन थोड़ी यहां से मिली लिपि के साक्ष्य से, और यहां से चूड़ियों के निर्माण, उनके बारे में अपन थोड़ा डिटेल से देखते हैं। यहां पर कुछ आवासों के बारे में देख लेते हैं। देखिए यह जो ये निचला शहर था, इस निचले शहर में जो कि विशिष्ट जन थे या जो मुख्य पैसे वाले व्यक्ति थे, उनके लिए जो भवन निर्मित किए गए थे, जो बड़े प्रसाद के रूप में निर्मित किए थे, जिनकी आकृति समचतुर्भुजाकार देखी गई है। और उसी प्रकार जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो सामान्य जन थे, उनके लिए निम्न आवासों का निर्माण किया गया था। उनकी भी आकृति कैसी देखी गई? समचतुर्भुजाकार देखी गई। बात यहां जाती है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो ये स्थल है कालीबंगा, वास्तव में सैंधव लिपि की प्रमाणिक जानकारी देता है, और ये वास्तव में ये बताता है कि जो सैंधव लिपि थी वो किस दिशा से लिखी जाती थी और किस दिशा की ओर लिखी जाती थी। इस प्रकार के प्रमाण अपन को कहां से मिले हैं? यहां से मिले। मैंने एक ये भी बताया था कि यहां पर टेराकोटा के फैक्स और मृद भांडों के ऊपर क्या देखे गए? एक सिंह वाले देवता का चित्रण देखा गया है। और इस प्रकार के चित्रण किसको प्राप्त हुए हैं? आपके बीबी लाल को प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहां पर शंख, सेलखड़ी आदि की चूड़ियां भी प्राप्त हुई है, और इन चूड़ियों की बड़ी मात्रा में प्राप्ति के कारण यह माना जाता है कि संभवतः ये केंद्र चूड़ी निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। तो ये तीन महत्वपूर्ण फैक्ट है जिनको अपन एक एक करके पढ़ते हैं। पहला तो क्या है? यहां विशिष्ट जनों के लिए मुख्य प्रसाद व सामान्य जनों के लिए निम्न भवनों का निर्माण किया गया था, जिनकी आकृति चतुर्भुजाकार की थी, चतुर्भुजाकार की थी। विशिष्ट जनों के लिए मुख्य प्रसाद देखे गए, सामान्य जनों के लिए निम्न प्रसाद देखे गए। ठीक है,
और इनकी आकृति कैसी देखी गई, चतुर्भुजाकार आकृति देखी गई। और यहां की जो मुख्य विशेषता थी वो थी लिपि के प्रमाण। सैंधव लिपि को पहचानने के लिए यहाँ के जो प्रमाण मिले हैं, मर्दभांडों पर लिपि पाई गई है और आपकी सील्स यानी मोहरों पर भी लिपि देखी गई है। और वो लिपि इस प्रकार देखी गई है, उसके ऊपर ओवरलैपिंग देखी गई है। जैसे मैं आपको बताता हूं एक बार कि यहां पर जैसे कोई मोहर मिली, यहां पर समझाता हूं मैं आपको कि किस प्रकार ये कोई मोहर है। अब सभी को पता है अपन जब भी कोई लिखते हैं तो अपन जिस साइड से लिखते हैं उस साइड में कुछ जगह छोड़ते हैं, ठीक है। जैसे अपन इस साइड से लिखते हैं, अपनी लिखने की दिशा है बाईं से दाईं ओर, तो अपन शुरू में यहां पर क्या छोड़ते हैं, जगह छोड़ते हैं, क्योंकि कापी में जगह ही आती है अपनी बुक्स में, ठीक है। और अपन ऐसे ऐसे लिखना प्रारंभ कर देते हैं। और जब मान लो अपन को पूरा करना हो और यहाँ पर पूरे अक्षर यही लिखने हो तो अपन एक दूसरे को थोड़ा पास पास में लाकर सिकुड़ा देते हैं अक्षरों को, ठीक है, और यहाँ पर लाइन खत्म कर देते हैं। कुछ इसी प्रकार के उल्टे प्रमाण कहां से मिले, यहां से मिले। कैसे, जैसे मैं आपको बताऊं, यहां से जो मोहरें मिली हैं उन पर देखा गया है कि लिखने वाले ने इस साइड में तो जगह छोड़ी, ठीक है, फिर वो लिखता 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 यहां तक आया ना, तो फिर यहां पर उसने क्या कर दी, अक्षरों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दिया। इसका मतलब ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। किस ओर लिखी जाती थी, दाईं से बाईं ओर की तरफ लिखी जाती थी। इस प्रकार के साक्ष्य कहां से मिले अपन को, कालीबंगा से मिले हैं। और इस प्रकार के साक्ष्य मृदभांड यानी मृदभांडों के टुकड़े और सील यानी मुहर, इन पर इस प्रकार के प्रमाण देखे गए। यानी लिपि की दिशा ज्ञात करने का ज्ञात कहां से हुई है, कालीबंगा से हुई है। और ये प्रमाण बीबी लाल ने खोजकर निकाले हैं कि यह संभवतः लिपि दाईं से बाईं, बाईं से फिर दाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। यानी गोमूत्राक्षर लिपि के रूप में प्रमाण मिले यहां पर, ठीक है, ऐसे। और इसको बुस्ट्रोफेदम, जब ये लिपि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर दी जाती तो इसको क्या कहा जाता था, बुस्ट्रोफेदम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुस्ट्रोफेदम। तो यहां की लिपि किस प्रकार की थी, एक तरह से बुस्ट्रोफेदम थी। तो मैं आपको इसको लिख देता हूं, समझ में आ गया होगा आपको किस प्रकार लिखी गई होगी ये लिपि। तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अपनी वाली लिपि कैसे लिखी जाती है, देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। देखो कालीबंगा से सैंधव लिपि, जिस सिंधु घाटी से संबंधित लिपि होने के कारण इसको सैंधव लिपि कहा जाता है, सैंधव लिपि या हड़प्पाई लिपि, ठीक है। सैंधव लिपि को जानने की दिशा में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और वो महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या है, यहां से मृदभांडों व मुहरों पर सैंधव लिपि प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, सैंधव लिपि प्राप्त हुई है, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यहां से जो सैंधव लिपि प्राप्त हुई है वो कैसे लिखी जाती थी, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जिसको आप बुस्ट्रोफेदम, गोमूत्राक्ष लिपि, ठीक है, या सैंधव लिपि अपन जिसको कहते हैं, ठीक है। और वो मिली किस किस पर लिखी हुई मिली आपको, मर्दभांडों के टुकड़ों पर और मुहरों पर लिखी हुई मिली है। इस प्रकार ये कालीबंगा से प्राप्त सैंधव लिपि ने क्या किया है, भारत में स्थित सैंधव लिपि के प्रमाणों को जानने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और ये प्रमाण खोज के किसने निकाले, बीबी लाल ने खोज निकाली, ठीक है। यहां से प्राप्त लिपि बुस्ट्रोफेदम कहलाती
क्या कहलाती है? बुस्ट्रोफेदम कहलाती है। बुस्ट्रोफेदम किसे कहते हैं? जब लिपि को ओवरलैपिंग कर दिया जाता है, यानी जब जगह नहीं हो तो उसी के पास में लिख दिया जाता है ऊपर नीचे, तो उसको बुस्ट्रोफेदम कहते हैं। इस प्रकार के प्रमाण कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। ये थी आपकी सैंधव लिपि के प्रमाण। अब इसके बाद में मैंने कहा कि यहां से चूड़ियों के निर्माण के कारखाने के प्रमाण भी मिले हैं, और वो पढ़ाएंगे अपन अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, खम्मांगणी।